मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बोर्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। वहां से हम लोगों ने पता किया था कि बोर्स का जो रेडियस है उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर एनर्जी के बारे में हमने एक्सप्रेशन दिया था कि एनर्जी को जो nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां पे अलग अलग टॉपिक के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जैसा कि बोर्स ने बताया था हमें कि जो भी एटम है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है तो एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है, मतलब कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ओके, या फिर लोअर से अगर हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। ओके, मींस अगर हम बात करें कि अगर कोई एटम है, ओके, तो अगर हम कहेंगे अगर ये हमारा हायर ऑर्बिट है, ओके, ये हायर ऑर्बिट है और ये लोअर ऑर्बिट है। ओके, तो अगर हायर से लोअर की तरफ आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एनर्जी गैप होता है, मतलब कि इसका जो एनर्जी होगा वो डेल्टा ई को अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये डेल्टा ई हमारा क्या होता है, एक एनर्जी गैप को बताता है जो कि फिक्स्ड होता है और वो कैलकुलेट होता है हमारा एच न्यू सी। ओके, यहाँ पे एच हमारा क्या है, प्लांक्स, और यहाँ पे ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बोर्स ने अपने पोस्टुलेट में ये हमें बताया कि हायर से अगर लोअर की तरफ कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमारा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, या फिर लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि जितना एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है या फिर वेवलेंथ क्या है। ओके, जैसे कि हम किसी भी एनर्जी की बात करते हैं तो उसको एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो फिर हमें वेव नंबर या फिर जिसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ओके, वो पता हो, या फिर किसी उसका मैटर का फ्रीक्वेंसी पता हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हमें पता है तो हम उसका एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये आखिर क्या है, ठीक है, और इसे हम लोग कैसे उस एनर्जी के वेव नंबर को या फिर कहें तो फ्रीक्वेंसी को या तो फिर कहें तो वेवलेंथ को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एनर्जी जो है हमारा, जो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था, एम ई, मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया था, जो कि पिछले क्लास में हमने एनर्जी का डेरिवेशन कराया था। तो ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि जो हमारा इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है, तो इन दोनों के बीच का जो डेल्टा ई है तो हम कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 या फिर E1 माइनस E2 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये E1 है तो यहाँ पे N1 हो जाएगा। ओके, अगर सेम थिंग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए कि अगर सेम थिंग हमको E2 निकालना हो तो E2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यही यूज करेंगे, me e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n2 स्क्वायर। ओके, मतलब यहाँ पे n1 क्या है हमारा इनिशियल और n2 क्या है फाइनल। अब हम इनिशियल टू फाइनल की तरफ अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज को डेल्टा ई को कैसे लिख सकते हैं, m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा इनिशियल, ठीक है, आई से डिनोट कर देते हैं इसको हम। ओके, और ये हमारा हो गया फाइनल, ठीक है, तो m e टू द पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n f मींस फाइनल का स्क्वायर। ओके,
ये हमारा डेल्टा ई निकल के आ जाएगा। ओके, मतलब कि इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, मतलब हम कहां से इलेक्ट्रॉन को कहां से मंगा रहे हैं। देखिए इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है कभी, तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी न्यूमेरिकल आप बनाएंगे, ओके, उसका अगर आंसर आपको एनर्जी निगेटिव में आता है, ओके, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि आपका एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, मींस हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा। ओके, और जब भी आप बनाइएगा कि लोअर से हायर की तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप एनर्जी को देना पड़ेगा, यानी ऑब्जर्व करेगा, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब कि जब भी आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तो ये आंसर आपका आएगा निगेटिव में। ओके, और जब भी आपका एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ओके, तो ये आपका आएगा आंसर पॉजिटिव में। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, मतलब कि एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रहा है मतलब कि हायर से टू लोअर, ठीक है, और ये लोअर टू हायर जा रहा है। तो इस बात का हमेशा हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को समझ लें तो अब आगे बढ़ते हैं इनिशियल और फाइनल की तरफ। ओके, तो देखेंगे कि यहाँ पे m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। ओके, मतलब ये थिंग जो है पूरा का पूरा हमारा कॉमन आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनटू 1 बाई इनिशियल स्टेट का स्क्वायर माइनस 1 बाई फाइनल स्टेट का स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा ई जो है हमारा, डेल्टा ई को हमने प्लांक्स की थ्योरी में समझाया था कि हम डेल्टा ई को hc बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। ओके, अगर इसको हम वेव नंबर की टर्म में लिखना चाहें तो m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इनटू 1 बाई इनिशियल स्टेट का स्क्वायर प्लस माइनस फाइनल स्टेट का स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पे h और c को यहाँ भेज दें तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इनटू h इनटू c। ये hc हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ न्यूमरेटर में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पे हम अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो n r e स्क्वायर माइनस 1 बाई फाइनल का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा जो निकल के आता है रेडबर्ग कांस्टेंट यही होता है। तो चूंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर तो हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम जो उसके अलावा जो हमारा बच जाता है, ओके, ये हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। इसमें हमें सबका वैल्यू पता है, जैसे मान लीजिए कि इसे हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट आर एस से डिनोट करें। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर एच इज इक्वल टू एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ओके, एंड 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू h क्यूब इनटू c। ओके, यहाँ पे हमें सारा वैल्यू पता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, e टू द पावर 4 मतलब चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का पावर 4। ओके, एंड 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, h क्यूब मतलब कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ओके, इंटू लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इन सारे चीजों को हम जब वैल्यू पुट करते हैं, ओके, तो ये हमारा आता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके, तो ये हमारा जो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ओके, तो इस चीज को हमें याद रखना है। ओके, अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, तब देखते हैं क्या होता है।
हमारा जो 1/λ था इज इक्वल टू आ गया हमारा RH का वैल्यू हम लोग रख देंगे, मतलब कि RH, ओके, एंड 1 इनिशियल स्टेट का स्क्वायर और माइनस फाइनल स्टेट का स्क्वायर। ओके, मतलब कि आप इस पे अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, अगर आप मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन को हायर टू लोअर ऑर्बिट में ले आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 पे आप ला रहे हैं, ओके, फिफ्थ ऑर्बिट से आप कहां पे लाए, सेकेंड ऑर्बिट पे ला रहे हैं। इसका मतलब कि हमें पहला चीज क्या ध्यान देना होगा कि हायर टू लोअर जा रहा है, इसका मतलब कि हम समझ सकते हैं कि हायर टू लोअर जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और हम जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एनर्जी जब प्रोड्यूस होगा तो आपका जो रिजल्ट होगा वो किसमें आएगा, इस फॉर्मूला के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार आपका जो एनर्जी होगा प्रोड्यूस होगा अगर, तो वो निगेटिव आएगा। ओके, हम चेक भी कर लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH हम रखेंगे, ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, एंड 1 इनिशियल स्टेट हमारा क्या है, फिफ्थ से हम मंगा रहे हैं उसे, तो 1/5 माइनस 1/2, ये हमारा फाइनल सेकंड नंबर ऑर्बिट में हम मंगाए। ओके, तो ये 1/λ इज इक्वल टू RH, ये अगर आप एलसीएम ले 10 तो 5 2 10, 2 5 माइनस, मतलब कि ये निकल के आ गया हमारा 1/λ इज इक्वल टू RH, ये आ गया -3/10, ओके, दैट इज निगेटिव वैल्यू आया हमारा। मतलब कि ये निगेटिव वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा ये बताता है हमारा क्या, कि जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, हम यहाँ पे इस चीज से अगर एनर्जी को अगर निकालना चाहें तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो डेल्टा E निकालते हैं तो उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट में रख के हम लोग रखते हैं 2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू 1 इनिशियल स्टेट का स्क्वायर माइनस फाइनल स्टेट का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा डेल्टा E भी हमारा क्या आएगा, किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। ओके, तो डेल्टा E हमारा जो आएगा वो निगेटिव वैल्यू होगा, तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, मतलब कि एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर वेव नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हम हायर से लोअर ऑर्डर की तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर उसको एनर्जी को एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके, तो हमें एक हाइड्रोजन एटम का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ओके, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, मींस जैसे कि आप कभी भी, जैसे कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि हायर टू लोअर ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है, ओके, तो हायर टू लोअर ऑर्बिट में जब ट्रांसमिट होगा इसका मतलब है कि एनर्जी ट्रांसमिट होगा। मतलब कि आप मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 1 पे, ओके, तो n इज इक्वल टू 1 पे अगर आप किसी चीज को, किसी ऑर्बिट को मंगा रहे हैं, ओके, मतलब कि हमारा ये फाइनल स्टेट हो गया 1, ओके, और इनिशियल हम कहीं से मंगा रहे हैं 2 से 3 से 4 से एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ओके, मींस हमें एक सीरीज मिलता है। ओके, तो वो सीरीज क्या कहलाता है, जैसे कि वो हमारा सीरीज एक मिलेगा, वो सीरीज का एक कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इनिशियल स्टेट n इज इक्वल टू 1 से 2 3 4, हमारा 2 3 4 से हम 1 पे मंगा रहे हैं, फिर फाइनल स्टेट सेकंड पे मंगा रहे हैं, मतलब कि हम सेकंड को मंगाएंगे तो कहां से मंगाएंगे, थर्ड के बाद से ही मंगाएंगे, मतलब सेकंड के बाद से ही, तो सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट से मंगा सकते हैं सेकंड में। ओके, थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, उसको हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स से मंगा सकते हैं, ठीक है, वैसे ही फोर्थ की बात करें, ठीक है, वैसे ही फिफ्थ की बात करेंगे, वैसे ही सिक्स की बात करेंगे।
ओके, तो 4 को 5 6 से मंगा सकते हैं, 5 को 6 से मंगा सकते हैं, 6 को 6 से 7 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे सीरीज का एक नाम होता है, मतलब आप इसको समझ गए होंगे कि हम अगर इसका बात करें कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑर्बिट है हमारा, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ये है हमारा, ओके, फर्स्ट वन ये हो गया और ये सेकेंड हो गया, ओके, मतलब ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ओके, ये n इज इक्वल टू 3, ओके। तो अब हम जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में मंगा रहे हैं, कहां से इलेक्ट्रॉन को मंगा रहे हैं, या तो यहां से मंगा रहे हैं, ओके, नहीं तो फिर n1 n2 से मंगाए और नहीं तो n3 से मंगाए। ठीक है, तो या फिर n4 से भी मंगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 से भी मंगा सकते हैं 1 पे, तो ये होगा, n इज इक्वल टू 5 पे भी मंगा सकते हैं, ओके, तो n इज इक्वल टू 5 पे अगर मंगाएंगे n1 पे, मतलब कि हम कहीं से भी n1 पे मंगा रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में हम सारे इलेक्ट्रॉन को मंगा रहे हैं, ओके। यहां तो फर्स्ट वाले कंडीशन में सेकंड ऑर्बिट से मंगाए, दूसरे वाले कंडीशन में थर्ड से मंगाए, तीसरे वाले कंडीशन में फोर्थ से मंगाए, तो एक हमें एक सीरीज मिलता है, ओके, जो कि फ्रीक्वेंसी को बताता है, और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या करते हैं, हम कलर को मेजर कर सकते हैं, किसी भी जो भी आप कलर को जैसे कि देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक मेजरमेंट बताता है, एक फ्रीक्वेंसी को बताता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि आप किसी रेड कलर को देख रहे हैं, तो वो रेड कलर क्या है एक्चुअल में, वो उस कलर को इफेक्ट कर रहा है, मींस वो उस रीजन में, उस फ्रीक्वेंसी में, उस फ्रीक्वेंसी के लाइट को, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, उस फ्रीक्वेंसी के लाइट को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। तो हम उसको कह रहे हैं कि ये रेड कलर है, मान लीजिए ये व्हाइट कलर है, इसका मतलब ये सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, ये ब्लैक है, इसका मतलब ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ओके, जो कि प्लांट्स ने भी यूज किया था अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ओके। तो फिर इस क्लास को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अलग क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे कि उसको, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, उनका क्या थ्योरी था, ओके। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या होता है, ओके। तो फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज, ओके, सेकंड वाले को कहते हैं बामर सीरीज, इसको बोलते हैं पैशन सीरीज, इसे बोलते हैं ब्रैकेट, इसे बोलते हैं फंड, और इसे बोलते हैं ओके। तो ये हमारा जो हम्प्री सीरीज होता है, ये तो जो हम बात कर रहे हैं इन सारी सीरीज के बारे में, तो अगर हम कहें कि लाइमन सीरीज क्या होगा, बामर सीरीज क्या होगा और पैशन सीरीज क्या होगा, तो लाइमन सीरीज का मतलब हुआ कि जब भी हम सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मींस हायर ऑर्बिट से आप क्या मंगा रहे हैं, लोअर ऑर्बिट मंगा रहे हैं, तो जो भी हमें एनर्जी, यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी मिलेगा हमारा, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, वो हमारा एनर्जी जो हमेशा मिलेगा, डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ओके। तो ये निगेटिव शो करता है कि ये हमारा जो भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेट हमारा 1 है, सॉरी इनिशियल स्टेट 2 3 4 हो गया और फाइनल स्टेट 1 है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ओके। तो जो भी हमें सीरीज मिलता है वो हायर टू लोअर ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मंगाते हैं, ओके। तब जब हायर टू लोअर में हम मंगाएंगे तो ये सारी सीरीज हमको मिलते हैं, जिसमें अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करें तो डेल्टा ई का वैल्यू हमेशा हमें निगेटिव मिलेगा, ओके। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है
इसका मतलब कि वो लोअर टू हायर हो जाएगा। ओके, और वो हमारा डेल्टा ई निगेटिव न मिल के पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो अब इस सीरीज के बारे में बात करते हैं। ये सीरीज हमारा क्या करता है, तो लाइमन सीरीज जो होगा वो हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है। जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा बताएगा, तो हमें जो भी फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि मान लीजिए अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा विजुअल रेंज का फ्रीक्वेंसी आता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, जिसमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। ओके, तो इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं हमें, ठीक है, जब इसे हम एक प्रिज्म से पास आउट कराते हैं, ओके, जैसा कि हम लोगों ने पहले लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा कि जब भी किसी लाइट को, व्हाइट लाइट को अगर हम स्पेक्ट्रम से पास आउट कराते हैं, ओके, तो हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, प्रिज्म से पास आउट कराने पे। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे उसी चीज का प्रैक्टिकल किया। जब इस फ्रीक्वेंसी के लाइट को हमने एक प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, पास कराया, तो हमें जो लाइमन सीरीज मिला वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिला। मतलब जो यूवी रे है हमारा, ओके, यूवी रे है उसके रीजन में ये मिला, ठीक है, लाइमन सीरीज। जो बाबर सीरीज है हमारा, वो हमारा विजिबल रेंज में मिला। मतलब इसे हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रम जो था विजिबल रेंज का, बाबर सीरीज का, ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि बाबर सीरीज का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि आप जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर एंड सो ऑन उस ऑर्बिट से अगर सेकेंड ऑर्बिट में अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को मंगाते हैं, ओके, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा वो जो होगा विजिबल रेंज में होगा। ओके, विजिबल रेंज मतलब कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं नेकेड आई से। ओके, अगर उसके बाद जो पहले वाला ऑर्बिट था हमारा, जो लाइमन सीरीज का जो फ्रीक्वेंसी था वो अल्ट्रावायलेट रेंज में मिला, ओके, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। उसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, ये हमारा पैसन, ब्रैकेट, पीफंड या फिर हम्फ्रीज सीरीज जो था, ये हमारा इंफ्रारेड रीजन में चला गया। ओके, तो इसे भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमारा जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रावायलेट में आता है। ओके, जो हमारा कलर स्पेक्ट्रम है, ओके, और जो बाबर सीरीज है वो हमारा विजिबल रेंज में आता है, मतलब इसे हम लोग देख सकते हैं। बाकी के जो सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में चले जाते हैं, जिनका जो वेवलेंथ होता है वो काफी हाई होता है। ओके, जो रेड कलर के बाद हमें कलर फाइंड आउट होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम में। तो जो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि जब प्रिज्म को लाइट को जो प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें, कौन कौन से स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो कि रिडबर्ग ने इस कांस्टेंट को अपना कैलकुलेट किया और बहुत सारी चीजों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, कि हम जब भी हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को जब हम मंगाते हैं तो क्या होता है, अब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, और देखेंगे कि इस टाइप पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ओके, थैंक यू।